हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटॉप स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्जाम हुआ था 3/9/2025 को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैथ के, उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं मैथ के क्वेश्चन पे। इसमें 40 जीके दे रखा है, हर एक शिफ्ट में 40 जीके रहता है, वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ हम डाल दिए हैं टेलीग्राम पे, ठीक ना। तो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है 785 की धनराशि को तीन व्यक्तियों के बीच 19:3:18 के अनुपात में बांटा गया है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से में कितना का अंतर है। देखिए, 785 रुपए को 19:3:18 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, और सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से में अंतर बताना है। सबसे बड़ा क्या है 19, सबसे छोटा क्या है 3, इन दोनों का अंतर 16। यही अंतर हमें बताना है, इसका वैल्यू कितना होगा 16 का। देखिए 19:3:18 में बांटते हैं, तीनों को ऐड करेंगे, 19×3 = 22 और 18 हो जाएगा 40। यही 40 का वैल्यू है 785। ठीक है, एक का वैल्यू क्या होगा 785 बट्टे में 40, हमें बताना है 16 का वैल्यू। तो 785 बट्टे 40 गुने 16, इसे ही कैलकुलेट कर देना है, आ जाएगा 314 इसका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये संख्या दे रखा है, निम्नलिखित में किससे विभाज्य है। लास्ट में 5 है तो 5 से तो कटेगा ही, ये क्लियर है, तो 5 से विभाज्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। 70,400 रुपए का निवेश किया अंशुमान और कुणाल ने मिलकर। वर्ष के अंत में 12,000 के कुल लाभ में कुणाल को 1,800 का हिस्सा था लाभ में। निवेश में कितना का अंतर है। तो अंशुमान और कुणाल दोनों मिलके 70,400 का निवेश किए। वर्ष के अंत के कुल लाभ में कुणाल का हिस्सा है 1,800, कुणाल का 1,800 हिस्सा है, और टोटल कितना है 12,000। तो 12,000 में से 1,800 हम घटा देते हैं तो बच जाएगा 10,200। ये किसका हिस्सा होगा, अंशुमान का हिस्सा 10,200। ये क्लियर, 10,200 अंशुमान है और कुणाल का 1,800। तो जिस रेशियो में हम लोग पूंजी लगाते हैं और समय सेम हो, जैसे 1 वर्ष समय दे रखा है, मेरा प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होता है। तो इस रेशियो में मेरा निवेश है, निवेश का रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, ये कट के 51 और ये आ जाएगा 9, ये और कटेगा 17:3। यानी 17:3 के अनुपात में पूंजी लगाया है और समय सेम है, तो उसी अनुपात में मेरा क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो 17 रुपया अगर अंशुमान लेता है तो 3 रुपया कुणाल लेगा। तो पूछ रहा है दोनों के निवेशों में कितना का अंतर है। 17 में से 3 गया 14, 14 का अंतर है। फिर हमें 14 का वैल्यू बताना है, और दोनों का निवेश दे रखा है 17,400, यानी 17×3=20 का वैल्यू दे रखा है। दोनों मिलाकर 17×3=20 का ही निवेश किया होगा। एक का वैल्यू 70,400 बट्टे में 20, यहाँ से निकाल दीजिए, ये आ गया 3,520 रुपये। ठीक है, 3,520 रुपये आ गया एक का वैल्यू। हमें बताना है 14 का वैल्यू, तो 3,520 गुने 14 मल्टीप्लाई करने पर देखिए 4 दूना 8, 49,280 रुपये आ रहा है दोनों के निवेशों के बीच का अंतर। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से उन्होंने डेविड ने कुछ शार्पनर 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे और उन्हें 43 रुपये प्रति शार्पनर की दर से बेचा। कितना का प्रॉफिट हुआ। तो 12 पीस हम खरीदे 150 रुपया में, एक पीस कितना हम खरीदेंगे 150 बट्टा 12, या रहा है 12.5, 12.5 में खरीदे हैं ना, बेच रहे हैं 43 में। हमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 43 में 12.5 को माइनस करिए तो करीब आ रहा है 30.5, यानी 30.5 का हमें हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, कितना हमें प्रॉफिट है, ये क्रय मूल्य था और ये सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऊपर क्रय मूल्य नीचे गुने 100%, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट है 30.5 का और क्रय मूल्य है 12.5 गुने 100%। इसे ही कैलकुलेट करना है तो हमें आ जाएगा, तो दशमलव जाएगा, 5 से काटेंगे ये आएगा 61, ये 5 से 25 आई 25 चौके 61 चौक 244% इसका क्या है प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए 6x बराबर cos थीटा है और 6/x बराबर cot थीटा है, तो हमें 18 × x² - 1/x² का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा बट्टे में x, यहाँ से 1 इससे हम लिखे ये, और सेकंड वाले से हम लिख सकते हैं 1/x बराबर cot थीटा, वो 6 हम नीचे लिख सकते हैं, बस यहाँ पुट कर देना है, यहाँ 6 है। ठीक है, x बराबर cosec थीटा बट्टे में 6। ठीक है, यहाँ पुट करिए 18 × x², इसको स्क्वायर करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा बट्टा 6 का स्क्वायर 36, इसकी जगह इसको रखेंगे cot स्क्वायर थीटा बट्टा 6 × 36, मीन का घटाओ 36, ऊपर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा घटे cot स्क्वायर थीटा, इधर 18 मल्टीप्लाई में है, 18 दूना 36, इसका वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं
3000 की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्ष का एसआई कितना होगा पूछ रहा है। एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटे 100। धन है 3000, रेट 8 टाइम 6 बटे 100, बस इसे गुना कर दीजिए। 1440 रुपये उसका क्या निकल जाएगा ब्याज। ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 400 का वर्गमूल 20, इसका हम देखिए 121 का वर्गमूल 11, बट नीचे देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो 4 शून्य आता है, तो इसमें से 2 बाहर आएगा तो बट्टे 100 माइनस। ठीक है, 784 होता है 28 का स्क्वायर, नीचे होगा 2 शून्य, यहाँ से एक 10 बाहर, यहाँ लिख सकते हैं 20 प्लस 0.11 माइनस 2.8, बस इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देना है, तो 20.1 आएगा जोड़ के, और 2.8 हमें माइनस करना है। यहाँ रखेंगे 0, कुछ नहीं है, तो 0 गया 1, 11 में 8 गया 3, 9 में 2 गया 7, 1, तो 2.3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और उनके अंतःकोण का सातवां भाग है। बहिष्कोण जो अगर बहिष्कोण जो है अंतःकोण का सातवां भाग है, यानी अंतःकोण यदि 7x हो तो बहिष्कोण क्या होगा x। किसी भी समबाहुभुज में बहिष्कोण, एक बहिष्कोण और एक अंतःकोण का योग क्या होता है 180 डिग्री, यानी x प्लस 7x बराबर है 180 डिग्री, यानी 8x बराबर है 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बट्टे में 8, ये हो गया बहिष्कोण का मान। किसी भी बहुभुज में कितनी भुजाएं हमसे पूछ रहा है, तो बहुभुज के भुजा की संख्या, भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटा बाह्यकोण। एक बाह्यकोण का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर रख देना है, तो 360 बाह्यकोण 180 बटा 8। ठीक है, तो 360, 8 ऊपर जाएगा 180 नीचे आएगा, 180 गुना कटा तो 2 8 16, यानी कितने भुजा होंगे उसमें 16 भुजा होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर। ईशान और मेघना को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है, दोनों को दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान जो है, ईशान 147 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है, और मेघना मेघना है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रही है। यदि ईशान को कानपुर पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं तो मेघना को कितना समय लगेगा। ईशान जो है 8 घंटे में पहुंचा तो कितना डिस्टेंस होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल है 147, 8 घंटा लगाए हैं, तो दिल्ली से कानपुर का दूरी ये निकल गया। ईशान से हम लोग दूरी पता कर लिए। अब मेघन 42 की चाल से चल रही है, तो उसे दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल। तो दूरी है 147 गुने 8 और चाल है 42, तो 4 21, 21 7, तो 7 चौक 28 घंटे लगेंगे। ठीक है, मेघना को दिल्ली पहुंचने में। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। चलते हैं 10 नंबर पर। एक संख्या को 80% बढ़ाने पर 2880 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगा। कोई भी संख्या है x है, 180% बढ़ा, यानी 180 बट्टा 100 की बढ़ा के ये हो रहा है 2880। ठीक है, हमें वही x बता देना है क्या होगा, इसे हल करिए आ जाएगा आंसर। x बराबर 2880 गुने 10 बट्टा 18, इसे कटकुट करिएगा आ जाएगा 1600, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 संख्याओं का योग है 655, 655 है उसका योग, और पहली 2 संख्याओं का औसत है 80। ठीक है, पहली 2 का क्या औसत है 80, पहली दोनों का योग क्या होगा 80 गुने 2 यानी कि 160, और तीसरी संख्या 105 है, प्लस में 105, तो 5 6 2 265 जो है स्टार्टिंग के 3 संख्याओं का योग निकल गया। तो शेष 2 संख्या का योग क्या होगा, 265 माइनस करते हैं, 5 में से 5 0, 15 में से 6 गया 9, 5 में 2 गया 390 हो गया शेष 2 संख्याओं का योग। इन दोनों का एवरेज पूछ रहा है, संख्या है 2, दोनों का योग में 2 से हम भाग दे दिए, आ गया 195 उसका एवरेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 43 है। 23 मैच में हमने 43 रन एवरेज बनाए हैं, तो 23 मैचों में बनाए गए रनों का योग क्या होगा 23 गुने 43। ठीक है, प्लस और अगले 10 मैचों में हमने 15 रन एवरेज बनाए हैं, तो 10 गुने 15 अगले 10 मैचों के रनों का योग हो गया, ये हो गया कुल 33 रनों का योग। 23 मैच इधर 10 मैच इधर, इसमें हम 23 से भाग दे दिए। ठीक है, एवरेज होता है सभी का मतलब अंकों का योग, बट इतने अंक है उससे भाग देना है, ये निकल जाएगा एवरेज। ठीक है, एक इस तरह बना लीजिए, इसका आंसर चलाएगा। एक हम इस तरह भी बना सकते हैं, ये सब देखिए 35 के आसपास है, हम मान लेते हैं इसका एवरेज क्या है 35। 23 बच्चे हैं जिनका एवरेज है 43, 10 बच्चे जिनका एवरेज है 15, हम एवरेज अपना मन से क्या लिए 35। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बीच में लीजिए जिसके आसपास आने की संभावना हो, तो ऑप्शन के हिसाब से हम ले लिए 35 क्या होगा इसका एवरेज। अब देखिए ओवरऑल कितना का फर्क पड़ रहा है वो पता करिए। जैसे यहाँ 23 बच्चों का 43 है, ठीक है, एवरेज हमने 35 माना है, यानी कितना अधिक है 8 अधिक है, 23 बच्चों पर 8 अधिक है। ठीक है, 8 3 24,
184 हो गया अधिक, ये ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ 35 माने एवरेज, यहाँ एवरेज कितना है 15, कितना कम है 20, 10 बच्चों पर 20 कमी है, यानी 200 इधर माइनस में है, इधर 184 प्लस में है, मतलब ज्यादा ही है, यानी दोनों मिला ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल -16 का कमी ही हुआ, यानी -16 का कमी है, यानी एवरेज इससे कम निकलेगा, माइनस में आ रहा है, तो -16 को हम हर एक 3300 बच्चा में बांटना है, तो 33 से भाग दीजिए, ये जो 3300 बच्चे के हिस्से में जितना आएगा सब में से घटा देंगे। देखिए 16/32 होता है 0.5, 33 है 0.5 के ही करीब होगा माइनस में, यानी हर एक के हिस्से से -0.5 माइनस कर दीजिए, तो 35 से हर एक का हिस्सा -0.5 करेंगे, 34 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 के करीब, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आप जैसे भी बनाइए, बना के इसको मार सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये, एक वाहन का अंकित मूल्य 6,48,200 है, इसे 6%, 5% और 4% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 6 और 5 का 2 छूट दे रहे हैं, इसका एकल छूट कैसे निकालते हैं, यदि 2 छूट ए बी हो, इसका एकल छूट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बटे 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6,48,200, 6 और 5 है, तो 6 5 30 माइनस 6 गुने 5, 6 5 11 जोड़ करना है, इधर 6 5 30 बटे 100, 11 माइनस 30 बट्टा 100 0.3 होगा, 10.7 हमको यहाँ मिल गया, ये क्लियर। फिर आगे चलते हैं, अब ये दोनों मिला के एकल छूट हो गया 10.7 और एक है 4, अब ये दोनों को मिला के एकल छूट पता करते हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे 10 4 14.7 माइनस 10.7 गुने 4 बट्टे 100, कितना आएगा 4 सते 28, 4 इकाई 4, यानी कि दशमलव में बटे 100, यानी 0.428 आ रहा है, ठीक है। यानी इसमें से हम माइनस करेंगे 10 मान लीजिए 3 के आसपास आया, 14.3 के आसपास आया, क्लियर। यानी ओवरऑल 14.3% का हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ये बात क्लियर। और 14.3 किसके करीब होता है, देखिए लगभग लगभग में ही पूछ रहा है, तो लगभग में हम चल रहे हैं, 14.3 जो है ना 1/7 के करीब होता है, परसेंटेज में एक का वैल्यू होता है 100%, 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33.1/3%, इसी प्रकार 1/4 होता है 25%, ठीक है, 1/8 होता है 12.5%, 1/7 होता है 14.28%। ये सब आप ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें जो बनाने वक्त हमें ज़्यादा फास्ट हम बना सकते हैं। तो 14.3 देख के हम समझ गए 1/7 होता है, मतलब 7 रुपये पर 1 रुपये का छूट देना है, ठीक है। तो कितना बचेगा 6/7 बचेगा, 7 में हम 1 का डिस्काउंट दे दिए, कितना बच गया 6/7, यानी 6,48,200 रुपये है, इसमें हम 1 का डिस्काउंट देंगे, बच गया 6/7, यानी इतना हम लोग बेचेंगे। यानी जब भी कहीं पर हम डिस्काउंट देते हैं उसे माइनस करके लिखते हैं, 10% अगर डिस्काउंट देते हैं तो वैल्यू कितना होगा 90%, 10 कम करके, तो 7 पर 1 का डिस्काउंट था तो वैल्यू 6 होगा, तो 6/7 के क्या हो गया बराबर है। अब 7 से इसे भाग दीजिए, करीब कट जा रहा है 92,600, मतलब हम दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा, कितना वैल्यू आ रहा है 5,55,600, किसके करीब है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। इस तरह बनाइए, ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6,48,200 है, 6 का डिस्काउंट दिए तो 94/100 बचा, 5 का डिस्काउंट दिए 95/100 बचा, 4 का डिस्काउंट दिए 96/100 बचा, बस इसे कैलकुलेट करिएगा तो यही आने वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, मतलब जस्ट नीचे वाले के यदि ऊपर वाला आधा हो 0.5 के आसपास आएगा, यानी हम 3/6 लिखे 0.5 आएगा, ये बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैसे हम ऑप्शन में पहले छाट देते हैं, जैसे ये 90 है और ये क्या है 48 है, तो कल इसका आधा 45 होता है, 0.5 के आसपास ही रहेगा, थोड़ा सा प्लस में 0.52 हो 53 हो 54 हो, ये आने वाला है। और ये देखिए ये आधा से कम है, 0.5 से छोटा ही हो गया, ये छट गया, ये देखिए 5 के आसपास है, ये देखिए इसका आधा था 25, बहुत ज़्यादा है एक्स्ट्रा, यानी 0.5 से बहुत ज़्यादा होने वाला है, ये तो यही छट गया। अभी दोनों में देखिए 46/51 है, ऑप्शन से ही छाट दिए, 42/68 है। अब इन दोनों में देखिए जनरली अंश और हर के बीच जितना कम गैप होता है वो भी उतना बड़ा होता है, यहाँ 46/51 के बीच 5 का गैप है, यहाँ बहुत ज़्यादा ही गैप है, जनरली गैप कम हो वो बहुत ही बड़ा भी होता है, ठीक है। तो वैसे भी पता कर लिए, तो इससे ये आंसर आ गया, नहीं तो ये भी देखिए इसका आधा होता है 34, ये आधा से थोड़ा ही अधिक है, यानी कि 0.65 के आसपास आएगा एक अनुमान से, आइए देखिए ये चल जाएगा 0.9 के आसपास, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर। इस तरह ऑप्शन से ही छाट के बढ़ जाइए, ज़्यादा भाग देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 15 में है 24 का स्क्वायर का मान बताइए, 24 का स्क्वायर होता है 576, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर 16।
अब नेक्स्ट देखते हैं, अंजलि एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करती है, अंजलि और खुशबू 9 दिनों में करती है, अंजलि, खुशबू और सुष्मिता मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकती है, तो अंजलि और सुष्मिता मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? तो अंजलि जो है 12 दिनों में, अंजलि और खुशबू जो है 9 दिनों में, अंजलि, खुशबू और सुष्मिता जो है 8 दिनों में पूरा करती है, ठीक है। और तीनों का जो एलसीएम लेंगे वो होगा टोटल वर्क, एलसीएम आता है 72, ये टोटल वर्क समझना है, ठीक है। अगर अंजलि 12 दिनों में 72 काम करती है तो 12 छक 72, अंजलि का क्षमता 6, अंजलि और खुशबू मिलके 9 दिनों में 72 काम करती है तो 9 अठे 72, दोनों का क्षमता 8, अंजलि, खुशबू और सुष्मिता मिलकर 8 दिनों में 72 काम करती है, तीनों की क्षमता 8 9 72 9, ठीक है। हमसे पूछ रहा है अंजलि और सुष्मिता मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अंजलि और सुष्मिता मिलके दोनों का हम क्षमता पता करते हैं। अंजलि का क्षमता है 6 और अंजलि और खुशबू का क्षमता है 8, तो 6 8 में से 6 घटाएंगे 2, अंजलि का हम माइनस कर दिए तो बच गया खुशबू का क्षमता कितना? 2। अब नीचे देखिए, अंजलि, खुशबू और सुष्मिता तीनों का क्षमता 9 है, हमें पता करना है अंजलि और सुष्मिता का, तो खुशबू का क्षमता माइनस कर दीजिए इसमें से, तो अंजलि और सुष्मिता का क्षमता कितना आ गया? 7, तो 72 काम करना है दोनों को और क्षमता है 7, इतना दिनों में वो कार्य को पूरा कर लेगी, ऑप्शन नंबर 4 उसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, पी की वर्तमान आयु का दोगुना, इसमें जो जो कह रहा है क्वेश्चन में करते चलिए। पी के वर्तमान आयु का दोगुना, वर्तमान आयु पी का पी ही मानते हैं, क्यू का क्यू ही मानते हैं, ठीक है। तो पी के वर्तमान आयु का दोगुना यानी कि 2p, क्यू से 15 वर्ष ये अधिक है, 15 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर। सेकंड लाइन करें 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद पी भी 9 वर्ष बढ़ेगा और क्यू भी 9 वर्ष बढ़ेगा, 9 वर्ष बाद क्यू की आयु का दोगुना, क्यू का जो आयु है उसका दोगुना, पी के आयु के दोगुने, इसके दोगुने से ये जो है 14 वर्ष कम है, इसमें 14 यदि और ऐड कर देंगे तो बात क्या हो जाएगा? बराबर, ये ठीक है। यहाँ से 2p प्लस 18 बराबर लिख सकते हैं 2q प्लस 18 प्लस 14, ठीक है। 18 से 18 कैंसिल, 2p बराबर हो सकता है q प्लस 15 बराबर, इसकी जगह पर हम लिख रख दिए 2p बराबर q प्लस 15 है, हम पुट कर दिए बराबर tq प्लस 14, इधर भेजेंगे तो 1 बराबर q, यानी q का उम्र क्या निकल गया? 1 वर्ष, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 96% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, पंजीकृत मतदाता जितने भी थे उसके 96% ने वोट किया है, और 10% वोट जो अवैध हुए, इनवैलिड हो गए, कितने? इनवैलिड हो गए 10%, यानी वैलिड वोट कितने होंगे? 90% होंगे वैलिड वोट, ठीक है। अब विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 57% प्राप्त हुआ, जो जीता है उसे 57% वोट मिला है वैध मतों का, और वो 378 मतों से क्या हुआ? जीत गया, यही कह रहा है। तो 57% वोट उसको प्राप्त हुआ, इसके विपक्षी को कितना प्राप्त हुआ होगा? 100 में 57 घटा देते हैं तो 43% इसके विपक्षी को पता प्राप्त हुआ होगा। 57% जीता है उसको मिला, जो हारा है उसको 43% मिला, दोनों का अंतर 14%, इसी गैप से तो जीता है वो, यही गैप दे रखा है 378, ठीक है। 1% आएगा यहाँ से 27, तो बताना है 100% निकालने के लिए 14 से 378 में भाग दिए, आ गया 27, 100% बराबर 27 गुने 100, 2700 आ गया। 2700 क्या है? वैलिड वोट है, ठीक है। तो वैलिड वोट 90% है, यानी कि 90% का ही वैल्यू कितना है? 2700, ठीक है। 1% का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 30, 90 से 2700 में काट दिए 30 आ गया, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 3000, ये क्लियर। तो टोटल 3000 वोट थे, इसमें 10% इनवैलिड होते हैं और वैलिड 90% थे, यानी 3000 लोगों ने वोट दिया था। तो पूछ रहा है कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे, ठीक है। तो जितने भी पंजीकृत थे उसका 96% ही तो वोट दिए थे, 96% यानी कि 3000 लोगों ने वोट दिए थे, उसमें से 10% इनवैलिड और 90% वैलिड था। यहाँ से 100% पता करिए, 1% का वैल्यू 3000 बट्टा 96, हमें बताना है 100% का वैल्यू, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 3000 बट्टे 96 गुने 100%, इसे कैलकुलेट कर देना है, ये चलाएगा 3125, ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19 नंबर को अब देखते हैं। एक फर्नीचर का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, एक फर्नीचर का मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, यानी कि 100 रुपये मेरा सीपी है, तो एसपी एमपी कितना है? अंकित किए हम 135%, 35% अधिक दाम अंकित किए हैं। दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 18% का डिस्काउंट देता है, यानी 135 जो दाम है इस पर 18% का डिस्काउंट दिए, यानी कि 82/100 में हम लोग क्या किए होंगे? बेचे होंगे उसका, ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। 18% का डिस्काउंट दिए, 100 में से 18 घटा दिए, बच गया 82, यानी 135 के 82% के बराबर पर हम लोग सेलिंग कर रहे हैं, ये क्लियर। अब इसको कट कुट करिए, ये आ गया 27 बचे, ये 20 बचे, ये 2 से काटेंगे आ जाएगा 41, 41 यहाँ से बच जाएगा 10,
41 27 को गुना करिए, ठीक है। 41 27, 7 इकाई 7 चौक 28, और ये 2 4 दूना 8, 7 11। देखिए कितना आ गया, 1/1107 यानी कि 110.7 आ गया क्या उसका सेलिंग प्राइस। अब 100 रुपये में खरीदे हैं, 135 दाम रखे थे, छूट देने के बाद इतना में हम बेच रहे हैं, कितना का प्रॉफिट हुआ, 110.7 में 100 घटाइए, यानी 10.7 का क्या है मेरा प्रॉफिट है, यही है 1498 के बराबर। एक का वैल्यू क्या होगा, 1498 बट्टा 10.7, बोलेगा एक शून्य जाएगा ऊपर, ठीक है। हमें बताना है फर्नीचर का क्रय मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू, ठीक है। इसको कटकुट करिएगा तो 140 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बताना है 100% का वैल्यू तो 140 गुनी 100 हो जाएगा, यानी 14,000 रुपये उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 4 है और LCM 208 है, उनमें से एक संख्या 52 है, दूसरी क्या होगा, LCM गुने HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, याद रखना है, दो संख्याओं के लिए होता है सिर्फ, ठीक है। LCM गुने HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, बस दो संख्या के लिए करना है, तीन के लिए नहीं, ठीक है। LCM है 4, LCM है 208, HCF है 4, एक संख्या है 52, दूसरी को A मान लेते हैं, ठीक है। A बराबर 208 गुने 4 बटे में 52, तो 52 चौक है तो 4 चौक 16, एक संख्या दूसरी संख्या क्या आ गया 16, एक 52 दूसरी 16। अब इसका HCF बताना है 2.9 और 0.031। 2.9 का मतलब क्या होता है, दशमलव उड़ाएंगे तो 29/10, ये कटने वाला नहीं है, कटता तो काट देते हैं, ठीक है। 0.031 है, इसको लिखेंगे 31/1000, अगर कटने वाला भिन्न हो तो पहले काट देना है, ठीक है। अब दोनों भिन्नों का LCM बताना है, जब भिन्नों का LCM पूछे, ठीक है, भिन्नों का LCM, तो अंश का क्या करेंगे LCM और हर का क्या करेंगे HCF, और जब भिन्नों का HCF करेंगे तब अंश का HCF करेंगे और हर का LCM। यहाँ हमसे LCM पूछ रहा है, तो अंश है 29 और 31, इन दोनों का LCM क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं है, दोनों को गुना कर दीजिए, 899 आएगा, ठीक है। और नीचे हर का HCF करना है, 10 और 1000 का HCF होता है 10, ठीक है। किया गया 89.9 इसका LCM, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं का गुणनफल 2645 है, पहली संख्या दूसरी का 5 गुनी है, x क्या है 5x, दोनों का गुणनफल दे रखा है 2645, तो 5x स्क्वायर बराबर 2645 होगा। x स्क्वायर क्या होगा, इसमें भाग दीजिए 5 से, 26 45 में 5 से भाग देना है, 25 25 1 4 5 दूना 25 25 1 4 5 9 45, कितना आ गया 529। यहाँ से x का वैल्यू क्या x बराबर होता है √529 यानी कि 23, x का वैल्यू 23 प्राप्त हुआ। दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, एक 5x है एक x है, दोनों का योग क्या होता है 6x, 6 गुने 23 गुना करिए 36 138 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। आरोही 907 किलोमीटर की दूरी स्थित लखनऊ 14 घंटे में पहुंचना है, 907 किलोमीटर उसको 14 घंटे में पहुंचना है। अब 5 घंटे के लिए उसकी चाल 32 है, 5 घंटे के लिए चाल क्या है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला कंडीशन। सेकंड में कह रहा है 81 किलोमीटर वो 27 की चाल से चली है, तो 14 घंटे निर्धारित समय में लखनऊ पहुंचने के लिए अब किस चाल से यात्रा करना होगा। ये 5 घंटे हम समय ले लिए हैं 32 की चाल से चलने की, कितना दूरी तय किए होंगे, दूरी होता है चाल गुने समय, यानी 5 गुने 32, 160 किलोमीटर हम चल दिए हैं 5 घंटा में, ठीक। अब है 81 किलोमीटर था यहाँ पर, ठीक है, 81 किलोमीटर चले हैं 27 की चाल से, यहाँ कितना समय लगा होगा, समय होता है दूरी बट्टा चाल, यानी 81/27 निकल गया 3 घंटे, यानी 3 घंटे में अगर हम 81 किलोमीटर चले हैं तो 5 3 8 घंटा मेरा खत्म हो चुका है, तो बच गया है मेरे हाथ में है 6 घंटा। और देखिए 160 और 81 इतना हम चल चुके हैं, एक हाथ में एक 241 हम लोग चल चुके हैं, 241 माइनस करते हैं, कितना डिस्टेंस बचा होगा, 907 चलना था, ये 676 किलोमीटर हमको चलना है, कितना देर में 6 घंटा ही समय बचा हुआ है, तो चाल क्या रखना होगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, हमें अब 666 चलना है 6 की चाल से, यानी 111 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हम लोग चल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर, ए किसी कार्य को 11 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है, यदि वे एक साथ 2 दिनों तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, ठीक है। तो 24 और 11 दोनों का एलसीएम लेंगे, वही होगा टोटल वर्क, कुछ कॉमन नहीं है, यही गुना कर देना है, 240 और 24 आ जाएगा 264, यानी इसका एलसीएम क्या निकला 264, इसे ही समझना है टोटल वर्क, ठीक है। 11 से भाग देंगे 24 आएगा, 24 से इसमें भाग देंगे 11 आएगा, यानी ए का क्षमता 24 बी का क्षमता 11, दोनों को हम ऐड कर दिए तो ए प्लस बी का क्षमता निकल जाएगा, 24 11 35 किसका क्षमता हो गया दोनों का, वे 2 दिनों तक एक साथ कार्य किए, 35 गुना 70 कार्य वो निपटा दिए होंगे दोनों मिलकर, ठीक है। तो कार्य का कितना भाग रह गया,
70 काम तो हो चुका है 2 दिनों में, माइनस करते हैं, घट के 4, ये घट के 9, 1, 194 जो है कार्य बचा हुआ है, ठीक है। तो कितना शेष कार्य बचा हुआ है? 194 कार्य बचा हुआ है। टोटल कार्य कितना था? 264। मान लेते हैं कहीं भी हम 10 कार्य था मेरे पास, 5 कार्य हम लोग कर चुके हैं, तो कितना भाग बचा? आधा भाग। कैसे पता करते हैं? 5 कार्य कर चुके हैं, 5 बचा हुआ है, टोटल 10 है, यहाँ से 1/2 मतलब आधा भाग बचा हुआ है। यदि हम 10 में से 3 कार्य निपटा लिया, पूछे कितना भाग बचा हुआ है? 10 में से 3 कर लिए, 7 कार्य बचा हुआ है, यानी 7/10 भाग बचा हुआ है। इस तरह निकालते हैं। उसी प्रकार 194 कार्य बचा हुआ है, टोटल है 264। कितना भाग बचा हुआ कहलाया? ये हो जाएगा करके 97/132। इतना भाग कार्य बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। 397 और 407 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हमें बताना है, दोनों संख्याओं सहित। यानी कि 397 को भी शामिल करना है और 407 को भी करना है। तो इसके बीच जो भी हम लिख लेते हैं, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407। देखिए ये सब जो ऊपर से दिख रहा है वो लिखना नहीं है, वो सबको लिख कर समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, अभी बनाते वक्त इतना करना नहीं है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक एवं स्वयं से कटे। इसके अलावा किसी से कट गया तो क्या है? अभाज्य। जैसे 5 है, 1 और 5 से कटता है सिर्फ, यह है अभाज्य है, ठीक है। और जैसे लेते हैं 8, 1 और 8 के अलावा 2 से भी कट गया, ये हो गया भाज्य। अभाज्य नहीं रहा, क्या हो गया? भाज्य। और ये हो गया अभाज्य, ठीक है। वही इसमें हमें पहचानना है। अब हमें 398 देखिए 2 से कटता है, तो अभाज्य होगा नहीं। ये देखिए 9 9 18 3 21, 3 से कट रहा है, तो ये भी अभाज्य ना होगा। ये भी देखिए 2 5 तो बहुत से कट रहा है, अभाज्य नहीं होगा। इसमें नहीं पता चल रहा है, इसको हम भाग करके चेक करेंगे। 397 को, 401 को, ये 2 से कट रहा है तो ये ना होगा। इसको भी चेक करेंगे, ये 2 से कट रहा है, अभाज्य ना होगा। लास्ट में 5 है, मतलब 5 से भी कटेगा, अभाज्य ना होगा। ये जो है अभाज्य ना होगा, ठीक है। अब ये 4 बचा है, चारों को चेक करना है। तो चारों को हम कैसे चेक करेंगे? जो भी अभाज्य संख्या है उसी से हम लोग भाग देकर पता करना होगा। सबसे पहला अभाज्य संख्या है 2, तब है 3, तब है 5, तब है 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी तरह है। तो कहाँ तक हम चेक करेंगे? तो जो भी इस संख्या को हमें चेक करना है, वो देखिए किसके स्क्वायर के नजदीक है? 400 यानी कि 20 के स्क्वायर के नजदीक है। तो 20 से छोटा जितने भी अभाज्य संख्या हो, बस उसी से हमें चेक करना है, 20 के अलावा नहीं चेक करना है। 397 को यदि हम चेक करेंगे तो 19 तक के भाग देकर चेक करेंगे। यदि कटना होगा तो 19 तक में कटेगा, अगर नहीं कटा मतलब वो क्लियर अभाज्य संख्या है, ठीक है। वही इसमें अब हमें चेक करना है। सभी देखिए 20 के आसपास है, यानी सारे को हमको 19 से ही भाग करके देखना है, ये चारों को। अब 11 को विभाज्यता का नियम बताते हैं। 11 का विभाज्यता का नियम है, जैसे 2, 8, 3, 4 कहीं मिला, पूछे 11 से कट रहा है या नहीं, एक एक अंक छोड़ के जोड़िए। जैसे 4 और 8 क्या है? 12। अब बचा हुआ जोड़िए, 3 2 5, इसका अंतर क्या आ गया? 7। यदि अंतर 0 या 11 हो तो वो संख्या 11 से कट जाता है। जैसे इसमें देखिए 7 और 4 11, शेष बचा 0, 0 अंतर करेंगे तो 11 ही आ रहा है, मतलब ये 11 से पक्का कटेगा, ठीक है। ये भी अभाज्य नहीं रहा, भाज्य हो गया। नेक्स्ट देखिए 403, 13 से कट रहा है, तो चेक करना पड़ेगा हमको। 13 से ये कट गया, ये भी अभाज्य नहीं रहा, बच गया ये 2 गो। इन दोनों को आप चेक करके देख लीजिए, उन्हें में किसी से नहीं कटने वाला है, इसलिए 2 संख्या जो है इनके बीच क्या है? अभाज्य है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पर। इसे बस हल करना है, ठीक है। 3 गुने एक्स 3x², 8 गुने एक्स माइनस 8x, प्लस 3 गुने x² 3x², माइनस 3 5 15, प्लस में 11, 3x² हो गया 6x², माइनस 8x, 15 में से 11 हो जाएगा -4। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या गया आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई कितना है? 68, एरिया है 1904, तो परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। एल पता है हमें, बी पता करना है। एरिया क्या होता है? एल गुने बी, यही दे रखा है 1904। लंबाई है यहाँ पर 68, चौड़ाई है बी बराबर 1904। यहाँ से हम चौड़ाई पता करेंगे, 1904 बटे में 68, यहाँ प्राप्त होता है 28, ठीक है। तो चौड़ाई हम 28 जान गए। परिमाप क्या होगा? 2 × L + B, 68 + 28, तो 2 जोड़ का जाएगा 96, 96 गुने 2 192 मीटर, क्या हो जाएगा उसका परिमाप। चलते हैं 28 नंबर पर। 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, 37 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी के क्या है? बराबर है। एसपी बट्टे सीपी क्या होगा? 37/25। इस क्वेश्चन को इस तरह बनाना है, ठीक है। जो भी कह रहा है दोनों इक्वल कर लिए, एसपी सीपी का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ से क्या पता चला? तो 25 में खरीद रहे हैं तो 37 में बेच रहे हैं। कितना का गैप है दोनों के बीच? 12 का, यानी 12 का हम ले रहे होंगे प्रॉफिट। फिर बताना हमें प्रॉफिट परसेंटेज, तो 12 का प्रॉफिट ऊपर, क्रय मूल्य 25 नीचे, गुने 100%। 25 चौके कटेगा तो 12 चौके 48% क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाभ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट फास्ट खींच रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पे। किसी निश्चित मूलधन पर 3.2% वार्षिक ब्याज दर पर 8.1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? 2550। उसी मूलधन पर 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5.4/5 वर्ष में देय मिश्रधन क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो एस आई बराबर क्या होता है? P गुने R गुने T बटे 100। तो यहाँ पर एस आई दे रखा है 2550। धन हमें पता करना है। अगर धन पता करेंगे तब तो सेकंड कंडीशन में फिर ब्याज पता करके हम लोग मिश्रधन निकालेंगे। रेट क्या है? 3.2। टाइम क्या है? 8.1/2, 8 16 1 17/2 बट्टे में 100%। यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा? धन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं। धन हमें मिल गया, अब बताना है मिश्र धन। तो फिर जब धन पता चल जाएगा तो सेकंड कंडीशन के लिए फिर P गुने R गुने T बट्टा 100 होगा। तो धन क्या है ये निकालेंगे, वही धन यहाँ पुट करेंगे। नया रेट 9.6 होगा, नया टाइम 25 4 29/5 ईयर होगा बट्टे 100। नया ब्याज यहाँ से निकलेगा, जो भी ब्याज निकलेगा यहाँ से जो मिश्रधन हम निकाल रखे होंगे दोनों को जोड़ देंगे, वही हो जाएगा मिश्रधन, इसका आंसर। ठीक है, तो किस तरह बना लीजिए, इस तरह ही बना सकते हैं। देखिए 3.2% है, ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 17/2। तो 17/2 वर्ष से गुना कर डायरेक्ट, इतना परसेंट का वैल्यू हो गया 2550। यहाँ से 1% निकाल लेंगे, फिर 100% निकाल लेंगे। ठीक है, 100% वहाँ से मेरा धन ही निकल जाएगा। इस तरह हम धन पर भी जा सकते हैं। फिर सेकंड कंडीशन में 9.6% रेट से 29/5 वर्ष तक जाना है। इतना परसेंट का वैल्यू हम फिर यहाँ से निकाल लेंगे। 100% का हमें मिल जाएगा, एक पता करेंगे, फिर इतना का पता कर लेंगे और 100 में जोड़ देंगे। उससे भी हम लोग बना सकते हैं, दो तरह का है। इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसको हम बताए भी हैं और भी वीडियो में आप लोग उसमें देख सकते हैं। अब देखते हैं 30 नंबर। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करिए जिसे 196 और 217 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर खींचा जाता है। एक आयत है, 271 है और 196 है। इसके अंदर खींचेंगे, इस सबसे बड़े वृत्त का परिधि बताना है। इस तरह सबसे बड़ा वृत्त खींच पाएंगे जो कि दोनों की लंबाई को टच करता हो। और परिधि को टच करते हुए बड़ा वृत्त तो खींच नहीं पाएंगे। जैसे समझिए, अगर इस तरह है, अगर ये 196 है, 271 है, और इसको हम टच करते हुए परिधि खींचना चाहे, ये बाहर चल जाएगा। और लंबाई को टच करते हुए खींचेंगे तो ये अंदर रहेगा। सबसे बड़ा वृत्त यही होगा। ठीक है, इसका व्यास क्या होगा? उसके चौड़ाई के बराबर, 196 के बराबर। जो भी परिधि अंदर में बनेंगे वृत्त, उसका व्यास 196 के इक्वल होगा। रेडियस क्या होगा? 196 का आधा होगा, यानी कि 98 मीटर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है परिधि 2πr। दो वृत्त का परिधि होता है 2πr, 2 गुने 22/7 और r है 98। ठीक है, यहीं पर इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 7 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 14×7 = 98। ठीक है, आपस में इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4×4 = 16, 616 आ जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक है, ये था 3/9/2025 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। इसी तरह हम सेकंड और थर्ड का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, एक साथ डालने पर थोड़ा लंबा वीडियो बन जा रहा है, इसलिए अलग अलग ही हम डाल देंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के बीच से शेयर जरूर कर दे जो भी तैयारी करते होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।